हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड फिफ्थ हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 12 सिंदबाद की यात्रा। सिंदबाद की यात्रा यह एक साहसिक घटना है। अब तक हम इस साहसिक घटना के 2 पार्ट देख चुके हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच में एक सांप उठाया और उड़ गया। वो जो विशालकाय पक्षी था ना, उसने अपनी चोंच में एक सांप यानी कि स्नेक उठाया और वो ऊपर उड़ गया। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि डाली तो पाया कि मैं गहरी घाटी में हूँ। वो जो आदमी था ना, उस पक्षी के साथ उड़कर उस चोटी पर आया था, उसने चारों ओर देखा तो क्या देखा कि वो एक घाटी के बीच में खड़ा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, मतलब चारों ओर पर्वत थे और उस पर्वत के बीच में वो आदमी खड़ा था। घाटी में चारों ओर हीरे ही हीरे बिखरे थे। वो आदमी उस घाटियों के बीच जहाँ पहुँचा, जहाँ घाटियों में से अमूल्य बहुमूल्य रत्न निकलते थे, यानी कि वहाँ चारों ओर हीरे ही हीरे पड़े हुए थे। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न थी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उस आदमी को क्या लगा कि पहले तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मेरे चारों ओर ये अमूल्य रत्न पड़े हैं, यानी कि ये सारे हीरे सही में सच में हीरे हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? तभी मुझे फुफकार सी सुनाई दी। वो आदमी जब ऐसा सोच रहा था तभी उसे फुफकार, मतलब सांप जब अपनी ब्रीथिंग बाहर की ओर करता है ना, तब ऐसी फुफकार की आवाज़ आती है। भय के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इस फुफकार से वो आदमी डर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। घाटी में सांप ही सांप थे। पास ही में एक गुफा थी, उस गुफा में मैं घुस गया। वो जो घाटी में आदमी खड़ा था ना, उसमें हीरो के साथ साथ कई सारे सांप भी थे। तो आदमी बहुत ही डर गया और डर के मारे पास ही में एक गुफा थी, उस गुफा में वो चला गया। एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह बंद कर मैंने सोने की चेष्टा की। उसने क्या किया कि गुफा के अंदर जाने का जो रास्ता था ना, वो रास्ते में से सांप अंदर न आए, इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर रखकर गुफा का मुंह बंद कर दिया और वो सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंखों में नींद कहाँ। भाई ऐसी डरावनी जगह पर हम भी हो तो हमें कितनी भी नींद आ रही हो, कितनी भी थकान हो, लेकिन हम थोड़ी ना सो पाएंगे। तो उसको सोना था, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। सांपों की फुफकार और मृत्यु का भय दोनों मुझे पर हावी थे। सांपों की फुफकार कि भाई ये तो सांप है, उसका कुछ पता नहीं, कभी हमें डस ले और हम मर जाए, और मृत्यु का भय कि सांप की वजह से उसे जो डर लग रहा था कि कहीं ये सांप उसको काट न ले, तो उस दोनों का भय था वो उस आदमी पर हावी हो चुका था। प्रातः गुफा का मुंह खोला तो देखा कि सांप कहीं भी नहीं थे। सुबह होने पर उसने गुफा का मुंह खोल दिया और देखा तो कहीं पर सांप नहीं थे। थोड़ी देर के बाद घाटी में एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वो जो घाटी थी ना, उसमें एक के बाद एक मांस के टुकड़े गिरने लगे। मुझे बचपन की सुनी एक कहानी का स्मरण हो आया। वो जो आदमी था ना, उसने बचपन में कोई ऐसी इस प्रकार की कहानी सुनी होगी, तो उसका उसे स्मरण हो रहा था। लोग हीरो की घाटी में मांस के टुकड़े फेंकते और बड़े बड़े उकाबुने उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते। वो क्या बोल रहा है कि इसी तरह आसपास की बस्ती के जो लोग होते हैं ना, वो इसी घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंकते और वो टुकड़ा खाने के लिए बड़े पक्षी, उकाब यानी कि ईगल, गरुड़ जिसे हम बोलते हैं ना, उस प्रकार के पक्षी वहाँ आते और अपनी चोंच में वो मांस के टुकड़े उठाते, उसके साथ साथ वो हीरे भी अपने साथ ले लेते। लेकिन उन पक्षियों को पता नहीं होता कि मांस के साथ इसमें हमारे साथ हीरे भी आ गए हैं, और वो अपने घोंसलों में लेकर
चले जाते। उनके चिपके हीरो को लोग इकट्ठा कर लेते। मांस के टुकड़ों के साथ जो हीरे चिपके हुए होते हैं और वो पक्षी अपने घोंसले में लेकर जाते हैं ना, फिर पक्षी उड़ जाने के बाद घोंसलों में से वो हीरे वहाँ के लोग इकट्ठा कर लेते। मुझे इस घाटी के बाहर जाने का उपाय सूझ गया। उस कहानी का स्मरण हो आया, उससे उसे एक सुझाव मिला, एक बाहर जाने का उसे उपाय मिला। क्या उपाय मिला? मैंने तुरंत कुछ हीरे, अपने बहुमूल्य रत्न अपनी जेबों में भर लिए। पहले तो क्या किया कि वहाँ सारे और हीरे ही हीरे पड़े थे ना, वो उसने अपनी जेबों में भर लिए। इसके बाद मांस का एक टुकड़ा अपनी पगड़ी से कसकर बांध में उकाबों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर क्या किया कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसने अपनी पगड़ी फिर से पहन ली थी, उसके ऊपर रख दिया और वो बड़े विशालकाय पक्षी गरुड़ या उकाब या ईगल के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उस पक्षी की आने की वह राह देखने लगा। थोड़ी ही देर में कई उकाब इधर उधर मंडराने लगे। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो मांस के टुकड़े को देखकर उस आदमी के ऊपर उकाब मंडराने लगे। एक बड़ा उकाब मेरे सिर पर रखे टुकड़े का झपटा और उसके साथ मुझे भी लेकर उड़ा। देखो ये पक्षी कितने बड़े होंगे कि उसके मांस के टुकड़े के साथ साथ उस व्यक्ति को भी अपनी चोंच में उठा लिया। तो क्या हुआ कि उस मांस के टुकड़े के साथ साथ वो आदमी भी उसके साथ उड़ने लगा। पहाड़ के ऊपर एक गांव था। गांव के बाहर उकाबों के घोंसले थे। वो पहाड़ में से उस पक्षी के साथ उड़ चले ना, तो बाजू में ही एक गांव था और उसके बाजू में ही उकाब यानी कि ये सारे जो पक्षी आए थे ना, उनके घोंसले थे। वहाँ कई उकाब जा उतरे। ये सारे जो उकाब यानी कि विशालकाय पक्षी आए थे ना, वो अपने घर यानी कि अपने घोंसलों में चले गए। उकाबों के आते ही अपने छिपने का स्थान से निकल कुछ लोग शोर मचाने लगे। ये सारे पक्षी आ गए ना, फिर उनके आ जाने के बाद वहाँ जो लोग छुपे हुए थे वो कुछ लोग शोर मचाने लगे। उकाब अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ गए। वो जो लोग शोर मचाने लगे ना, उसकी शोर की आवाज़ से वो उकाब डर गए और अपने घोंसलों को छोड़कर चले गए। वे लोग भागकर आए और मांस के टुकड़ों से चिपके हीरो को बटोरने लगे। वो लोगों ने क्या किया कि जो उकाब अपनी चोंच में मांस के टुकड़े लेकर आते हैं ना, उसके साथ हीरे भी आए हुए होते हैं, तो मांस के टुकड़ों में से वो हीरो को बटोरने लगे। मुझे देखा तो चोर समझ मुझसे झगड़ने लगे। उन लोगों ने इस आदमी व्यापारी को देखा तो उसको चोर समझा और उनके साथ झगड़ा करने लगे। मैंने पूरी घटना कह सुनाई और एक एक हीरा देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस आदमी ने क्या किया कि उसने अपने साथ हुई जो पूरी घटना था ना, उसका वृत्तांत सबको बताया, फिर सबको एक एक हीरा दिया और फिर सबको संतुष्ट किया। उन्हीं लोगों ने मुझे एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। उन सभी को इस व्यक्ति की बात पर पूरा भरोसा आ गया। तो उन सभी ने क्या किया कि ये जो व्यापारी आदमी अपना देश, अपनी बस्ती, अपना शहर भटक चुका था ना, तो उन लोगों ने इसको एक बंदरगाह तक पहुंचा दिया। समुद्र देख मेरा हृदय उछल पड़ा। उस आदमी ने समुद्र को देखा ना, तो वो बहुत ही खुश हो गया। मैंने कुछ माल खरीदा, उसे बेचता और नया माल खरीदता बसरा आया। उसने फिर क्या किया कि भाई उसने फिर जहाज़ में बैठा, कुछ माल वहाँ से खरीदा, बीच बीच में जहाँ पर भी बंदरगाह या टापू आते वो अपना माल वहाँ पर बेचता और दूसरा माल वहीं से खरीद लेता। वहाँ से अपने शहर बगदाद पहुँचा। फिर वो जहाज़ के ज़रिए अपने शहर बगदाद आ पहुँचा। अपना देश, अपना शहर और अपना घर कितना प्यारा होता है, मेरी समझ में भली भांति आ गया था। देखो विद्यार्थी मित्रों, उनको इस घटना के बाद अपना देश, अपना शहर
और अपने घर की क्या कीमत होती है ना, वो तो जब हम अपने घर से या अपने शहर से बाहर जाए और हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना घटे ना, तभी हमें महसूस होता है और तभी हमें कीमत होती है कि भाई अपना देश और अपना शहर, अपना घर कितना प्यारा होता है। ये बात भी उस व्यक्ति को भली भांति समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर 12th नंबर का सिंदबाद की यात्रा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।